डिजीज में हम टॉपिक जो ले रहे हैं, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज विच इज जीवाणु जनित रोग। ओके और आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियल डिजीज है वो क्योंकि माइक्रोब्स हमारे सराउंडिंग में सब जगह है और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जो जीवन के लिए। बहुत सी बीमारियां हमारी लाइफ में जो आती हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और जितने भी माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा होती हैं। अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज की बात करेंगे जो बैक्टीरिया के द्वारा संभव हो पाती हैं, हमारी बॉडी में आती हैं। और इसमें कुछ डिजीज याद रखने के लिए एक शॉर्टकट मेथड आपको हम बताते हैं। तो उसमें आप देखें शॉर्टकट मेथड में जैसे बैक्टीरियल डिजीज को आप याद रखना चाहते हैं तो शॉर्ट टेक्निक में तो आप याद कर सकते हैं जैसे पंडित का टिक न्यू है। एक ही शॉर्टकट मेथड है जिसको आप स्टेटमेंट के द्वारा याद रख पाए। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये स्टेटमेंट है इसके मुताबिक हम कुछ कॉमन जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें प से जो हमारे पास रह रहा है, प से हम माने इज इक्वल टू प्लेग। ठीक है, तो प से प्लेग हो गया। इसी तरह से ड से अगर हम देखें डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ओके, डिप्थीरिया रहेगा ये हमारा। ओके, देन ट से टाइफाइड, ट से टाइफाइड। ओके, देन क से हम बात करते हैं काली खांसी, काली खांसी। दिस इज वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। ओके, तो ये वूपिंग कफ से रहेगा। इसी प्रकार से टे से टेटनस, ऐसे अब याद रखें टेटनस, राइट। तो टे से टेटनस हो गया। देन न्यू से न्यूमोनिया, राइट। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें तो दैट मीन्स ये पूरा एक सिस्टम है। और ह से अगर मान के चले तो ह से हमने हैजा ले लिया। ओके, तो ये जो कुछ बीमारियां हैं जो कि शॉर्टकट में हम इसको याद रख सकते हैं। प्लेग के लिए अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें, राइट, तो इसके लिए पेस्टुला, पेस्टिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देन डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरे, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। देन टाइफाइड के लिए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, राइट, ये बैक्टीरिया का नाम है। काली खांसी वॉर्डेला पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया काली खांसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन टेटनस के लिए इसमें थोड़ा चेंज करना बेटा, जो टेटनस के लिए सैलेमोनेला टाइफी, थोड़ा सा अलग आ गया था, सैलेमोनेला टाइफी। तो सैलेमोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए और टेटनस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया काम करेगा। निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोने।
ठीक है। और देन हैजा के लिए विब्रियो कॉलेरे, ये हैजा के जीवाणु का नाम है। ओके, देन इसमें एक चीज और, जो इसमें एक चीज रह टिक का क इधर रह गया था, क इज इक्वल टू कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रेसी भी कहते हैं। लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो बच्चों यहां पर हमने जो डिस्कस किया है एक शॉर्टकट टेक्निक है, जिसके अंदर हम कुछ जो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है, जीवाणु जनित जो रोग है, उनको हम समझ पाते हैं, उनको याद रख पाएंगे। तो ये टेक्निक एक बताई गई आपको कि अगर आपको याद रखना है कुछ कॉमन, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किए कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, तो अगर आपको याद रखना है तो टेक्निक क्या है, पंडित का टिक्कर न्यू है। अगर इस टेक्निक को हम यूज करेंगे तो प से जैसे मैंने बोला प्लेग हो गया, ड से हमारे पास डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, जो ट है तो ट से हमारे पास टाइफाइड हो गया, राइट। इसी प्रकार से आप देखें क से जो है हमारे पास काली खांसी हो गया, टी से जो टेटनस हो गया, देन क से हमारे पास जो है वो कुष्ठ रोग हो गया, राइट। इसी प्रकार से आप देखें जो न्यू का मतलब है कि न्यूमोनिया, और है से हमारा हैजा हो गया, राइट। तो ये इस शॉर्टकट टेक्निक है और इनके पैथोजेंस के नाम भी आपको बताए हैं। तो पैथोजन जो है जिनके द्वारा रोग होने वाला है, तो उनके नाम भी अगर आप याद रख पाए तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि अगर वो क्वेश्चन सिंपल दे रहा है, अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो अगर ये कॉमन बीमारियां हैं, अगर इनमें से कोई लिखा गया है तो आपका आंसर यहां जाएगा। और अगर थोड़ा सा टफ करता है, क्योंकि जो अगर पीसीएस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है, तो कई बार वो बैक्टीरियल का नाम ही पूछ लेते हैं, तो बैक्टीरिया का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस पैटर्न को समझें, इसको अच्छे से फॉलो करें। अब हम कुछ बीमारियों को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो एक बार हम उनको बढ़ते हैं आगे। नाउ कुछ बैक्टीरियल डिजीज में, कुछ बैक्टीरियल डिजीज में हम बीमारियों को देखते हैं। फर्स्ट वन इज टीबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको क्षय रोग के नाम से भी जाना गया। तो टीबी या क्षय रोग की बात करें तो ये क्वेश्चन अगर दिया जाता है कि टीबी किस प्रकार का रोग है, तो टीबी इट्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, और विच वन बैक्टीरिया आंसर गोज टू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये बॉडी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा ये रोग होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होती है, इट रिलीज ट्यूबरकुलिन नाम का एक केमिकल बॉडी में रिलीज करेगा, रिलीज इन बॉडी, और यानी कि इसको हम एंटीजेंस भी कह सकते हैं, एक प्रकार का केमिकल्स है, इसके रिलीज होने के बाद भी हैव अ इन्फेक्शन। यानी ट्यूबरकुलिन नाम का जो केमिकल्स है, एंटीजेंस है, व्हेन इट रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द बॉडी देन द पर्सन हैव अ प्रॉब्लम लाइक द टीबी, उसके बाद उसको टीबी का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद टीबी का जो क्वेश्चन एक और जो जनरेट होता है कि टीबी की बैक्टीरिया की खोज बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की है। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है कि टीबी के जीवाणु खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट कोच नाम का जो व्यक्ति है उसने टीबी के जीवाणु की खोज की। इसके बाद अगर हम एक और को देखें कि टीबी के जीवाणु के बाद एक और जो क्वेश्चन जो जनरेट होता है कि इन्फेक्टेड ऑर्गन, बहुत बार जो क्वेश्चन आता है कि टीबी का इन्फेक्टेड ऑर्गन, इस बीमारी में प्रभावित अंग कौन सा होगा। तो प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग जो रहेंगे हमारे वह
लंग्स यानी कि फेफड़े, लंग्स हमारा इंफेक्टेड हो सकता है, बोन्स हमारी इंफेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन, इसके अलावा यूट्रस इन फीमेल, तो फीमेल का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस यानी गर्भाशय में टीबी हो सकता है, आंत में टीबी हो सकती है, हड्डियों में टीबी हो सकती है, फेफड़ों में टीबी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के जो कि टीबी से प्रभावित या ग्रसित हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, जनरेट होता है इन पे। एक चीज और समझिए, जो टीबी बीमारी है इसका दूसरा नाम कॉक्स डिजीज भी है। इसको हम कॉक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया जाता है, विच वन इज आल्सो नोन एज कॉक्स डिजीज, तो इसको कॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इंफेक्टेड ऑर्गन के बाद इसका संचारण, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या संचारण की अगर बात करते हैं तो इसमें संचारण किसका रहेगा, किस प्रकार से टीबी फैलता है, एक बार इसको देखें। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो टीबी का जो संचारण है, इट इज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अगर हम बात करें डायरेक्ट कांटेक्ट की तो बाय कफिंग, स्नीजिंग, जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे, राइट। तो दैट मीन्स जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर कोई मरीज है, कोई पेशेंट जिसको टीबी हो गया है, तो टीबी वाला मरीज अगर खांस रहा है बार बार, ठीक है, तो खासकर उसको खांसी ज्यादा आती है, छींकना उसको इतना नहीं होता लेकिन खांसना बहुत होता है। तो वो खांस रहा है तो उसके जो अपर थ्रोट से जो ड्रॉपलेट रिलीज होंगे, और अगर आप बहुत कोई क्लोज में व्यक्ति बैठा हुआ है तो दैट पर्सन आल्सो इनहेल सच काइंड ऑफ ड्रॉपलेट्स, वो भी इनहेल करेगा। जब उसको इनहेल करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप उसका शेयरिंग कर रहे हैं फूड एंड वाटर, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है उसके साथ आप भोजन और पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो भी रोग हो सकता है आपको। चीजों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटी सी ब्लंट मिस्टेक कर जाते हैं, उसके बाद पूरा चौपट हो गया हमारा काम, ठीक है। आता हुआ क्वेश्चन भी हाथ से निकल जाता है। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्वेश्चन निकालता है, बहुत अच्छे तरीके से निकालता है क्वेश्चन, और आपको महसूस होगा अगर आपने थोड़ा सा चूक कर दी तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए चीजों को ढंग से समझिएगा। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात अगर हम बात करें तो दैट मीन्स अगर वो व्यक्ति स्पूटम रिलीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपने देखा जो खांसता है उसको, आपको पता है 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार अगर जो खांसी आ रही है और खांसी वो मतलब इतनी ज्यादा कंट्रोल में नहीं हो पाती है, तो उसके साथ स्पूटम रिलीज होने लग जाता है। यानी कि एक तो होता है ड्राई कफ, ठीक है, वो ड्राई कफ नहीं है, स्पूटम वाली कफ आ रही है उसको, और स्पूटम विद द ब्लड स्टेन, अगर उसका खून भी साथ आ रहा है तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेट कि व्यक्ति को टीबी है। और जब वो खांसता है और खांसता हुआ जब स्पूटम रिलीज करेगा, और अगर घर के लोग आसपास बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है या उसको हाइजीनिक नहीं रखते हैं या आसपास का वातावरण भी हाइजीनिक नहीं रहते हैं, तो व्हाट हैपन, तो वो जो स्पूटम रिलीज किया, लेटर ऑन द फ्लीस सेटल ऑन दैट स्पूटम, उस पर बैठेंगी, और उसके बाद अगर कोई फूड अनकवर्ड है कहीं पर भी तो उसमें वो जब बैठेंगी तो खाने के ऊपर, तो देन दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये भी इस पे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। तो बाय फ्लीस, मक्खियों के द्वारा भी इंफेक्शन फैल सकता है। इसके बाद अगर हम देखें एक और, इसका जो डायग्नोस है, टीबी की डायग्नोस, टीबी का जांच, हम बात करते हैं जांच कैसे कराएंगे। टीबी अगर किसी को हो गया तो टीबी की जांच कैसे की जा सकती है, एक बार इसको भी समझेंगे। तो टीबी की जांच के लिए वी हैव अलग अलग तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मॉन्टेक्स टेस्ट, ये मॉन्टेक्स टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मॉन्टेक्स टेस्ट जिसको हम टीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीएसटी टेस्ट भी कहते हैं। टीएसटी इज ट्यूबरकुलिन
सेंसिटिविटी टेस्ट, ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, राइट। तो ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से इस रोग को, इस टेस्ट को जाना जाता है। तो इस टेस्ट के अंदर जो व्यक्ति प्रभावित है या डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट है कि व्यक्ति को टीबी हो सकता है, तो उसको डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा जाता है, जहां पर उसको ट्यूबरकुलिन नाम का जो केमिकल है, यानी कि एंटीजन टाइप का है, उसको व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस लेवल पर, उसके स्किन के ऊपर छोटा सा इंजेक्शन को लगाया जाता है, और उसको कहा जाता है कि आपको यहाँ पर 72 आवर्स तक साबुन या कुछ चीजें यूज नहीं करनी है। और उसके बाद जब उसको चेक किया जाता है और इफ देयर इज अ लिटिल बिट स्वेलिंग है या ज्यादा स्वेलिंग है, तो उसका डायमेंशन चेक किया जाता है, कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का उसका फैलाव है या कितना फूला है वहां पे हिस्सा, वो स्वेलिंग कितनी हुई है, इस सब को चेक करके फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है। तो अगर उसको ज्यादा है, रेडनेस है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई है वहां पे, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द टीबी। तो टीबी की प्रॉपर जांच इस हम करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखो, मॉन्टेस टेस्ट के अलावा कॉक्स टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसके लिए स्पूटम टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। स्पूटम टेस्ट यानी थूक की जांच जिसे कहा जाता है। तो इसमें थूक की या जांच या बलगम की जांच के नाम से कुछ जाना जाता है। जो थूक की जांच है, इट इज बाय द AFB और ग्राम स्टेन। तो AFB या ग्राम स्टेन से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो AFB या ग्राम स्टेन से हम इनका यूज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा। ओके, तो AFB या ग्राम स्टेनिंग से हम इसका यूज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि AFB या ग्राम स्टेनिंग किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए कराएंगे ये हम टीबी के लिए कराएंगे। ओके, तो टीबी के लिए हम करवाएंगे इसको। इसके बाद जो हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, तो दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे टेस्ट में क्या रहेगा। दूसरे टेस्ट में AFB स्टैंड फॉर एसिड फास्ट बैचलर्स टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, एसिड फास्ट बैचलर्स टेस्ट, क्योंकि जीवाणु जो है एसिड फास्ट बैचलर्स टेस्ट के द्वारा भी जांच की जा सकती है। ग्राम स्टेन, क्योंकि ग्राम जो है साइंटिस्ट का नाम जिसने इसका आइडिया दिया था, तो उस ग्राम टेस्ट के नाम से भी इसका नाम आ जाता है। ओके, तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ एक और टेस्ट जो आप इसमें यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लंग्स का टेस्ट है। अगर उसको पल्मोनरी इन्फेक्शन है, फेफड़े का अगर उसको है, तो हम उसकी फेफड़ों की जांच भी करवा सकते हैं। फेफड़े का डोर्सल या वेंट्रल उसका व्यू निकलवा करके उसके फेफड़ों की जांच कर भी, तो ये भी एक टेस्ट काउंट हो जाता है। इसके बाद एक और हम उस पर आएंगे कि टीबी का और क्या रोकथाम हो सकती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर लेके चलता है वो है रोकथाम के ऊपर, ठीक है, कि टीबी से बचने के लिए क्या रोकथाम की जा सकती है। Now, prevention, that is prevention या बचाव। तो टीबी से बचाव के लिए हम BCG का टीका, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रहा है कि BCG का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो BCG का टीका टीबी के लिए दिया जाता है, टीबी के बचाव के लिए BCG का टीका रहेगा। और BCG का जो टीका है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया इसका कि BCG का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज BCG स्टैंड्स फॉर? BCG स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन के नाम से को जाना जाता है। और बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन की अगर बात करें तो इसका एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि BCG का टीका जो है वो किस व्यक्ति ने फाइंड आउट किया था, किसने डिस्कवर किया था। तो इसके लिए कैलामेट एंड ग्यूरिन नाम के ये जो दो व्यक्ति हैं, तो इन लोगों ने दे डिस्कवर्ड BCG वैक्सीन। तो BCG का टीका इन्होंने खोज की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा कि BCG का टीका किस व्यक्ति ने लिया।
तो बीसीजी का टीका जो है ये कैलेमेंट ग्यूरिन ने खोज की थी, और बीसीजी का टीका जो है ये जन्म के साथ विद बर्थ बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जन्म के साथ बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के साथ दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है वह क्वेश्चन जनरेट होता है कि टीबी से बचाव के लिए हम जो है एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजी जो लेवल पे हम बात करते हैं, WHO द्वारा रिकमेंडेड एक स्ट्रेटेजी डेवलप होती है और उसे कहते हैं डॉट्स। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉट्स किस बीमारी के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉट्स किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो डॉट्स जो है एक्चुअली इज नॉट अ मेडिसिन ओनली, इट इज अ स्ट्रेटेजी विच इज डेवलप बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को डेवलप किया गया है। और एक सिस्टम है जिसमें आप विशेष तरह की, यानी कि आप देखें कि डॉक्टर या हॉस्पिटल सब जगह नहीं होता। अभी कोविड में आपने देखा कि कोविड में कितना नुकसान हुआ था, कितने लोग मर गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर सब जगह नहीं थे, बहुत ऐसे रिमोट एरिया थे, गाँव देहात ऐसे थे। नहीं तो बहुत शुक्र रहा कि ये बीमारी कोविड के गांव देहात में नहीं फैली थी, वरना बहुत ही ज्यादा मतलब वी कैन से लाइफ डैमेज हो जाता। तो इसलिए ये लेकिन टीबी जो है ये काफी गांव देहात में भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए अब क्वेश्चन ये आया कि मतलब WHO ने एक सिस्टम बिल्डअप किया कि ये बीमारी अगर कहीं पे हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो वहां पे हेल्थ वॉलंटियर्स को टीबी के बारे में उसको बताया जाता है, और ये लोगों में टीबी के बारे में उसकी अवेयरनेस लॉन्च करवाते हैं, टीबी के बारे में जागरूकता लाते हैं लोगों के अंदर, और उसके बाद इनको मेडिसिन के बारे में बताया जाता है जो कि टीबी में दी जाती हैं। और उस मेडिसिन के मुताबिक अगर सोसाइटी में किसी प्रॉब्लम हो गया तो इन लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है व्यक्ति, और उसके बाद उसे ट्रीटमेंट में भी सपोर्ट करते हैं। और इसलिए इस बीमारी, इसका जो फुल फॉर्म है डॉट्स का, इट इज स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो व्यक्ति प्रभावित है उसको डायरेक्ट इनकी देखरेख में इलाज होता है, और उसके बाद ये टीबी उन्मूलन में सहयोग देते हैं, टीबी की रोकथाम के लिए सहयोग देते हैं। तो यहाँ पर हमने टीबी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। अब हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट डिजीज। फिर से एग्जामिनेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाउ द डिजीज इज द टाइफाइड। तो अब हम बात करेंगे टाइफाइड की। नाउ सेकेंड इज टाइफाइड। जो टाइफाइड है इट इज आल्सो नोन एज अ एंट्रिक फीवर। इसको एंट्रिक फीवर का नाम भी दिया गया है। तो टाइफाइड इज आल्सो नोन एज अ एंट्रिक फीवर। ठीक है, एंट्रिक फीवर यानी कि आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है, यानी इंटरस्टिशनल फीवर भी है ये। तो हम आंतरिक ज्वर के नाम से या स्टमक का इश्यूज भी जुड़ जाते हैं इसमें। और इस बीमारी का अगर हम बात करें, बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो इट इज सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है, और यह जो बैक्टीरिया है ये टीबी के लिए बहुत, जो बैक्टीरिया टाइफाइड के लिए बहुत जिम्मेदार है। और अगर हम बात करें इसका संचारण, इसका जो संचारण है या इसका ट्रांसमिशन है, इसका जो ट्रांसमिशन है, ओके, तो ट्रांसमिशन किस फॉर्म में रहेगा? इसका संचारण या इसका जो ट्रांसमिशन है इट इज बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित भोजन एवं जल। तो बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल आया हुआ है, बहुत आसान आया हुआ है
कि जो टाइफाइड रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, वो किस प्रकार फैलता है। तो टाइफाइड जो रोग है इसका संचारण जो होता है वो दूषित पानी और भोजन, यानी अगर आप दूषित पानी भोजन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, इसलिए इसको कई जगह हम वाटर बॉर्न से भी जोड़ देते हैं, यानी कि दूषित जल से भी होने वाला रोग है। लेकिन इसका खाली दूषित जल नहीं, पानी भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद इसमें एक चीज और भी आपकी रहती है, जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड रोग जो है इसका जो वी कैन से दैट कि इसका प्रभावित भाग कौन सा है, इन्फेक्टेड पार्ट इज स्टमक, इंटेस्टाइन, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन हम कह सकते हैं। तो ये इसमें प्रभावित रहेगा, यानी पेट और आंत। ठीक है, तो पेट और आंत इस बीमारी में प्रभावित हो जाता है व्यक्ति का। और उसके बाद इसमें व्यक्ति को जो फीवर है वह भी रहता है। तो इसमें जो लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो फीवर, रिलैक्सेशन होता है इसमें, बार बार बुखार चढ़ता उतरता है। आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे बाद बुखार चढ़ता उतरता रहता है। इसके अलावा स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो स्टमक एक है, कॉन्स्टिपेशंस है, ये भी इसमें हो सकती हैं। और इसके अलावा जो वीक एसिड, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग भी रह सकता है व्यक्ति को, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग भी हो सकता है व्यक्ति को। तो ये भी इसके लक्षण में काउंट होगा। और एक्सेसिव वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, एक्सेसिव वीकनेस, बहुत कमजोरी, तो ये कुछ इसके लक्षण हैं। ठीक है, बहुत कमजोरी हो जाएगी, ये इसके सिम्टम्स के अंदर काउंट होगा, टाइफाइड के सिम्टम्स में ये काउंट होगा। इसके बाद अगर इसकी बात करें, इसकी जांच, डायग्नोस, तो टाइफाइड की जांच के लिए वी कैन डू विडाल टेस्ट और टाइफिडॉट टेस्ट। ये टेस्ट हम करवा सकते हैं इसकी जांच के लिए। विडाल टेस्ट या टाइफिडॉट टेस्ट टीबी जो है टाइफाइड की जांच के लिए करवा सकते हैं। और इसका जो इलाज है वो काफी लंबा चलता है। तो ये कुल मिलाकर के ऐसी रोग है जिससे हमें इज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस। ध्यान देना बच्चों, गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो क्या है कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि किसके कारण कौन सा रोग हो सकता है, क्योंकि ये आपके पार्ट ऑफ अवेयरनेस के साथ जुड़ता है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन पे जरा सा ध्यान आपको दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड जो डिजीज है वो है कॉलेरा। कॉलेरा, जिसको हमने हैजा के नाम से जानते हैं। कॉलेरा या हैजा रोग की बात करें तो हैजा रोग इट इज अगेन, इसकी खोज अगर हम बात करें, पहले तो इसका बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए। इसका जो क्वेश्चन आता है कि कॉलेरा रोग का जीवाणु का नाम कहते हैं, उसका जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो कॉलेरे, ये इसके जीवाणु का नाम यानी बैक्टीरिया का नाम है। जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम है ये। दूसरा जो क्वेश्चन आता है विब्रियो कॉलेरे के बाद जो आता है कि इसकी खोज किसने की है। विब्रियो कॉलेरे जीवाणु खोज, तो इसके जीवाणु की खोज के लिए, जीवाणु की खोज के लिए रॉबर्ट कोच अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो टीबी का जीवाणु और कॉलेरा का जीवाणु दोनों की खोज के लिए रॉबर्ट कोच है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि इसकी खोज किसने की है, यानी कि जो हमारे पास जो डिजीज है विच इज हैजा के नाम से, उसके जीवाणु खोज किसने की है, तो वो आंसर रॉबर्ट कोच पे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो हैजा रोग है इसका संचारण, दैट इज अ ट्रांसमिशन,
इसका ट्रांसमिशन जो होगा इसका जो संचारण है वो बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। तो इसका जो संचारण है वो दूषित जल पीने से भी होता है, दूषित जल पीने से, और इसके अलावा इसका जो संचारण है बाय हाउस फ्लीज, यानी जो मक्खियां होती हैं, मक्खियां भी इस रोग की वेक्टर है, यानी वाहक है। तो जो हैजा रोग है इसका वाहक जो है वो हाउस फ्लीज भी है, जिसे मक्खियां कहते हैं, और इसके अलावा इसका जो संचारण है वो दूषित पानी पीने से, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर जब फ्लड्स बहुत आते हैं, जब बाढ़ बहुत आती है, तो फ्लड्स आने के बाद यह बीमारी बहुत कॉमन होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्लड्स आने के बाद जो सर्वाइवर्स होते हैं दे डोंट हैव अ क्लीन वाटर फॉर देयर ड्रिंकिंग, तो उनको पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलता, और जब पानी शुद्ध नहीं मिलेगा तो क्या होता है, जो बाढ़ का गंदा पानी होता है उसी को बेचारे निथारते हैं, साफ करते हैं, उसी को पानी पीने के लिए बाध्य होते हैं। सो दैट इज अ ड्रॉबैक। तो ये एक सिस्टम बन जाता है, तो इसलिए उनके पास ये बीमारी बहुत कॉमन होती है, फ्रिक्वेंटली उनको हो जाती है। तो इसलिए इसका जो एक कॉज मानते हैं, मेजर कॉज जो मानते हैं वो दूषित जल का पीना है। इसके अलावा जो मक्खियां होती हैं वो भी इस बीमारी के जड़ पे है, यानी कि उसका रूट कॉज है हाउस फ्लीज। क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर गांव देहात में पहले के समय जो मेले लगा करते थे, तो मेले जब लगते थे तो जो लोग होते थे मेले में घूमने के लिए आते थे, तो उस दौरान वहां पर जो मेले के अंदर अनकवर्ड फूड मटेरियल है उनको कंज्यूम कर लेते, लेटर ऑन दे हैव अ प्रॉब्लम, उनको हैजा नाम का रोग हो जाता था। अब बहुत से लोग सोचते क्यों हो गया ऐसा, लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो रूट कॉज है वो फ्रीज है, क्योंकि वहां पर हाइजेनिक नहीं रहता है सिस्टम, सब कुछ अनकवर्ड होता है और गार्बेज कूड़ा कचरा आसपास होता है, तो वहां पे मक्खियां बैठती हैं, और मक्खियां देन उससे बैठने के बाद उनके पाँव से विब्रियो कॉलरी नाम के जीवाणु या बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं, और देन दिस विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो है उनके पाँव से जब वो मूव करती हैं तो देन दे सिट्स ऑन द अनकवर्ड फूड मटेरियल, यानी कि जो अनकवर्ड फूड मटेरियल है उस पर वो बैठती हैं एंड दे रिलीज द विब्रियो कॉलरी, उसको रिलीज कर देती हैं, और जब उसको रिलीज कर देंगी देन दे हैव अ प्रॉब्लम। उसके बाद उन लोगों में इश्यूज आ जाते हैं, और उसके बाद वो लोग ओरल यानी कि रूट से, फूड पाइप से ये बैक्टीरिया के स्टमक में जाएगा और देन जाकर उसको इन्फेक्शन कर देगा। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यानी इसका जो इसका संचारण माध्यम है वो आपका ओरल ट्रैक है, यानी कि माउथ के द्वारा ये बीमारी फैलती है। यानी आपने भोजन खा लिया, गंदा खा लिया, या आपने खासकर देखा होगा जब अभी रेनी डेज आते हैं, मानसून आएगा, तो मानसून के दौरान आसपास काफी गंदगी हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे आसपास जो स्टॉल पे लोग लगाते हैं अनकवर्ड फूड मटेरियल रखा होता है, फ्रूट चाट्स रखी होती है उन्होंने जो कि अनकवर्ड होती है, और वहां पे मक्खियां बैठती हैं। उनकी मक्खियां जो है दे रिलीज अ विब्रियो कॉलरी ऑन दैट फ्रूट चार्ट, और ऐसे मटेरियल को, अनकवर्ड मटेरियल को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वी हैव अ इश्यूज, उसके बाद हमें रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो काम का क्वेश्चन है वो ये ध्यान से समझिएगा कि इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो मक्खियां भी है, और प्लस जो है गंदा पानी पीने से भी होने वाला रोग है ये। इसके लिए कारण हमने कॉलरा को वाटरबॉर्न डिजीज की श्रेणी में भी डाला हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वाटरबॉर्न डिजीज या फ्लड बॉर्न, इसको हम वाटरबॉर्न या फ्लड बॉर्न के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको फ्लड बॉर्न डिजीज के अलावा हम इसको मेला जनित, फेयर बॉर्न, मेला जनित रोग, क्योंकि मेला यानी फेयर जो लगते थे, तो फेयर के अंदर जैसे बताया वहां पे लोग